दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी का परीक्षा 30 सितंबर को होने वाला है। अब इस परीक्षा में मानकर चला जाए तो लगभग 90 दिन समय शेष बचे हुए हैं। आप सब लोग तैयारी कर रहे होइएगा। अब इस तैयारी को जांचने का समय आ गया है कि आपकी तैयारी की दिशा सही है या नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं जो सप्ताह में 5 दिन YouTube पे उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न होंगे। जैसे कि आज का प्रैक्टिस सेट मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू हो रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से 20-20 प्रश्न के 5 सेट आएंगे। इस 100 क्वेश्चन जब बन जाएगा उसके बाद हम लोग फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट को लेकर आएंगे और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर कराने की कोशिश की जाएगी। साथ ही आपकी तैयारी कैसी है इसे आप जांच भी सकते हैं। यहाँ इस प्रैक्टिस सेट को लाने का उद्देश्य ये है कि जब भी मैं प्रश्न को पढूं तो आप लोग पॉज करके पहले ये जानने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके, कि क्या आपको इसका उत्तर मालूम है। मैं उसके बाद उत्तर बताऊंगा। बाकी जो विकल्प है उस विकल्प से यदि कोई प्रश्न बनने की संभावना रहेगी तो मैं यहाँ पे उन विकल्पों पे भी कुछ चर्चा करूँगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुर्तगीज कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है पुर्तगीज कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था, तो ये कथन सही है। ठीक है, तो आंसर तो आपका ए हो गया यहाँ पे। लेकिन आगे के कथन क्यों गलत हो गए, जरा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि अल्बुकर्क ने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई थी। ठीक है, ये सही नहीं है। अल्बुकर्क ने गोवा पे विजय प्राप्त किया था और ये जो विजय प्राप्त हुआ था ये 1510 ईस्वी में विजय प्राप्त किया गया था। लेकिन गोवा को राजधानी बनाया गया था अल्बुकर्क के बाद जो गवर्नर आता है एक महत्वपूर्ण, जिसका नाम है नूनो या नूना द कुन्हो। ठीक है, तो नूना द कुन्हो या नूनो द कुन्हो के द्वारा गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया गया था, तो इस वजह से ये गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, सी विकल्प में क्या है। इन्होंने यानी पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक केंद्र कालीकट में बनाया था, ये गलत है। कालीकट में नहीं बनाया था, इन्होंने कोच्चिन में बनाया था। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि आपका सही उत्तर तो ए पता चल गया है, पर बी गलत क्यों है, सी गलत क्यों है, ये भी आपको पता चल गया। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, नहीं सही है, तो ये भी गलत हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। यदि आप लोग जान रहे हैं उत्तर तो मेरा सलाह यही है कि वीडियो को पॉज करें और पॉज करके उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब यहाँ देखिए, पहला आ रहा है अंबूर की लड़ाई। ये अंबूर की लड़ाई प्रथम कर्नाटक युद्ध से नहीं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। सैंटोमी की लड़ाई या इसे सैंथोमी की लड़ाई भी बोलते हैं, ये आपका सही उत्तर है। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। ठीक है, ये आडियार नदी के तट पे लड़ा गया था, कर्नाटक में ही। ठीक है, इसमें फ्रांसीसियों की तरफ से पैराडाइज नामक सेनापति ने नेतृत्व किया था। ठीक है, जबकि अंग्रेज़ों की तरफ से कर्नाटक का नवाब था अनबरुद्दीन, उसने नेतृत्व प्रदान किया था। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लड़ाई है। इस लड़ाई में पैराडाइज के पास लगभग 1000 सैनिक था, उसमें से भी लगभग 250 सैनिक ही विदेशी फ्रांसीसी थे, बाकी भारतीय ही थे। जबकि अनबरुद्दीन के पास 10,000 सैनिकों की टुकड़ी थी। फिर भी इस पैराडाइज ने अनबरुद्दीन की सेना को हरा दिया था और ये पहला ऐसा युद्ध था जिसके बाद यूरोपियों को लगने लगा था कि हम भारतीयों को ज़मीन पर भी हरा सकते हैं। ये नौसेना में तो पहले भी ताकतवर थे, पर ज़मीन पे इनके ताकत का एहसास इस सैंथोमी की लड़ाई के बाद ही हुआ था। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये सी में क्या है, वांडीवास की लड़ाई।
वांडीवास की लड़ाई कब लड़ी गई थी? वांडीवास की लड़ाई लड़ी गई थी 1760 में। थर्ड कर्नाटक युद्ध में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, इस लड़ाई में अंग्रेज़ों की तरफ से आयरकूट ने नेतृत्व किया था, जबकि फ्रांसीसियों की तरफ से लाली ने नेतृत्व किया था। ठीक है, अब देखिए आपका विकल्प बी तो सही हो गया, पर ए और सी से संबंधित चीज़ें भी आप जान गए हैं। तो यदि परीक्षा में अंबूर की लड़ाई या वांडीवास की लड़ाई पूछ लिया जाए तो आप वो बताने की स्थिति में भी रहिएगा। यहाँ एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा कि देखिए, सबसे पहले तो सेंटोमी की लड़ाई हो गया प्रथम कर्नाटक युद्ध में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पहले अंबूर की लड़ाई होता है, फिर एक अर्काट का घेरा होता है। ठीक है, इसका नेतृत्व अंग्रेज़ों की तरफ से क्लाइव के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तृतीय वांडीवास की लड़ाई। अब ये सारा जो है कर्नाटक युद्ध से संबंधित सारे चर्चा हमने यहाँ पे कर लिया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1717 ईस्वी में मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक प्रदान किया गया था। यह दस्तक क्या है? अब 1717 ईस्वी में क्या होता है? 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक शिष्टमंडल फर्रुखसियर से मिलने जाता है। फर्रुखसियर उस समय बीमार चल रहा है और इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर भी है। वो फर्रुखसियर के बीमारी का इलाज कर देता है, जिससे ये ठीक हो जाता है और ठीक हो जाने के बाद अंग्रेज़ों को ढेर सारी सुविधाएं प्रदान करता है। ये सुविधाएं इतनी ज़्यादा होती है कि इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? किसी एक क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है तो उसे मैग्ना कार्टा के संज्ञा दी जाती है। इसी के अंतर्गत दस्तक प्रदान किया गया था, जो एक ट्रेडिंग लाइसेंस था। ठीक है, ट्रेडिंग लाइसेंस कैसा था? बाह्य व्यापार पे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी व्यापार करती है और भारत से सामान विदेश ले जाकर बेचती है, ठीक है, तो उस पे उसे कोई टैक्स चुंगी नहीं देना पड़ेगा। इसे ही दस्तक कहा गया। दस्तक एक लाइसेंस था, जिसे लाइसेंस को दिखाने के बाद चुंगी लेने वाले उनसे चुंगी नहीं लेते थे और बाह्य व्यापार के लिए उन्हें मुफ्त में एक साइड से दूसरे साइड जाने की अनुमति दी जाती थी। अगला क्या है? मुगलों के टकसाल का प्रयोग करने की अनुमति। ये जो मैग्ना कार्टा या जो सुविधाएं दी गई थी फर्रुखसियर के द्वारा, उसमें से एक ये है। तीसरा क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने की अनुमति। ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, आपने इसे देख लिया। दस्तक क्या होता है ये अब आप लोग समझ गए हैं। बाह्य व्यापार पे बाद में कंपनी के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाने लगा और आंतरिक व्यापार में भी इसका यूज किया जाने लगा। यहाँ तक कि जो निजी व्यापार करते थे अधिकारी, वो भी इसका मिसयूज करने लगे। और इसके बाद क्या होता है, आप देखिएगा कि बक्सर के युद्ध से पहले मीर कासिम के द्वारा, बक्सर के युद्ध के समय मीर कासिम बंगाल का नवाब था, उसके द्वारा भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक दे दिया गया, यानी भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी से मुक्त कर दिया गया कर, जो बक्सर के युद्ध का तात्कालिक कारण था। ठीक है, इतनी चर्चा के साथ दस्तक की बात समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 1717 में 1757 में प्लासी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसने नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था? ठीक है, तो विश्वासघात करने वाले कौन कौन थे? मानिक चंद्र, ठीक है, जगत सेठ ये साहूकार थे, मीर जाफर ये सेनापति था। ठीक है, प्लासी के युद्ध से पहले बंगाल में दो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आते हैं। एक का नाम है क्लाइव, दूसरे का नाम है वाटसन। ठीक है, ये दोनों नवाब के दोस्तों के साथ दोस्ती करते हैं और नवाब के खिलाफ विश्वासघात करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। तो ये तीनों नवाब के दोस्त थे, जिनको ये
क्लाइव और वाटसन अपनी तरफ मिला लेता है और ये सिराजुद्दौला जो उस समय नवाब है उसके साथ विश्वासघात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, इन तीनों के द्वारा विश्वासघात किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो आयरकुट के बारे में हम लोगों ने देख लिया है कि आयरकुट कहाँ पे था? वांडीवास की लड़ाई में, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, हेक्टर मुनरो इसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो हमारा उत्तर सही हो गया ये। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हमने क्या देखा? सबसे पहले अर्काट का घेरा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले देखा है। इसके अलावा प्लासी की लड़ाई अभी देख लिया है थोड़ी देर पहले। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में क्या जानना है? तो ये पहला गवर्नर था, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो अब इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर बी हो गया। आइए अगले एमसीक्यू को देखते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जब ये समाप्त होता है तो जो संधि होता है उसे मद्रास की संधि कहते हैं, तो ये सही सुमेलित नहीं है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके बाद जो संधि किया जाता है उसे मैंगलोर की संधि कहते हैं, यानी ये भी सुमेलित नहीं है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके बाद जो संधि होता है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि है, यानी आपका उत्तर डी हो गया। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों के तरफ से कौन था गवर्नर? वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कॉर्नवालिस। और जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा तो उस समय जो गवर्नर जनरल होगा वो होगा वेलेजली। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। पूछिएगा प्रथम के समय कौन था? प्रथम संधि होता है 1769 ईस्वी में। ठीक है, जबकि गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट आता है 1773 ईस्वी से, इसीलिए प्रथम का नाम याद नहीं रखना है। तो आपका उत्तर हो गया सी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और इस सीरीज से आप लोग ज़रूर लाभान्वित होंगे। इस 20 प्रश्न में आप पहले से कितने प्रश्न आप जान रहे थे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी आपने क्या सीखा, क्या कुछ फ़ायदा हुआ या ऐसे ही ये बकवास सीरीज है, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा ताकि इस सीरीज़ को और ज़्यादा सुधारा जा सके। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत नहीं आया? ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत डिंडीगुल, बारामल और तीसरा है मालाबार, ये क्षेत्र जो है ये अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं। इसके अलावा टीपू सुल्तान पे 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाते हैं। ठीक है, और जब तक वो जुर्माना न दे दे तब तक उनके पुत्रों को बंदी बना के रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक इस प्रकार का संधि इसके द्वारा किया जाता है। जब ये श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल का नाम है कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है इससे संबंधित। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ उत्तर कौन सा है? उत्तर है हमारा त्रावणकोर। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लाई गई थी? यहाँ आप लोगों को 3 नीति ध्यान में रखना है। पहला है घेरे की नीति, ये लाया गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, ये लाया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। इससे पहले राजाओं के साथ सहायक संधि हो चुका था और राजाओं को कह दिया गया था कि आप आंतरिक रूप से स्वतंत्र है प्रशासन चलाने के लिए, लेकिन बाह्य रूप से रक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए आप कंपनी पे निर्भर है, विदेशी मामलों के लिए आप कंपनी पे निर्भर है।
लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के अंतर्गत बस ये कहा था कि अब ये जितने भी राजा है और जितने भी रजवाड़े हैं ये कंपनी के अधीन होंगे। सहायक संधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बस ये बोल दिया गया कि कंपनी के अधीन होंगे। और तीसरी बात जो है वो है अधीनस्थ संघ की नीति। ये लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समय में। आपको ये तीन याद रखना है, घेरे की नीति, पृथक्करण की नीति, संघ की नीति। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो गया? यहाँ पे आपका उत्तर हो गया बी। चलिए आगे देखते हैं। प्रबुद्ध भारत पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो प्रबुद्ध भारत पुस्तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई थी। तो उत्तर आपका हो गया सी। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने पंचयोग, लेटर्स फ्रॉम कोलंबो पुस्तक लिखा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा। इसके अतिरिक्त भी एक आध पुस्तक और है। एक पुस्तक का नाम है उद्बोधन। ठीक है, तो ये सब नाम याद रखिएगा। ये सब नाम जो है धीरे धीरे जब आप एक बार दो बार पढ़ते जाइएगा तो आपको याद रह जाएगा। जब याद रह जाएगा तो फिर परीक्षा में आप उसे रिकॉल कर पाइएगा। देखिए, परीक्षा में हमेशा 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो इसीलिए आपको सही ऑप्शन रिकॉल करना आसान हो जाता है। और ये विडंबना है क्वेश्चन सेट करने वालों की कि उन्हें 3 विकल्प गलत देना ही है, वो सिर्फ एक ही विकल्प सही दे सकते हैं। तो प्रबुद्ध भारत पुस्तक, स्वामी विवेकानंद, ये उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ कंसेंट बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाज सुधार से संबंधित ये सारा प्रश्न है। पहला कथन देखिए, यह बिल बहराम जी मालाबारी के प्रयास से 1851 में लाया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बहराम जी मालाबारी के अलावा जस्टिस रानाडे ने भी प्रयास किया था। इसके तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। ये गलत है। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, तो दूसरा गलत हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस बिल का समर्थन किया, ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने इस बिल का विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आयु तय करना ये हमारे समाज की बात है और समाज के भीतर इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिए किसी कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से बाल गंगाधर तिलक ने इस बिल का विरोध किया था। तो इसके में हमारा उत्तर क्या हो गया? सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, तो केवल एक सही उत्तर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका गठन वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था और विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। आप लोग जानते होइएगा, इसे बेहद इम्पोर्टेंट फैक्ट है और आप सब लोगों ने इसे पहले से पढ़ रखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सहायक संधि की शुरुआत, बिल्कुल सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था, तो ये कथन तो सही हो गया। सहायक संधि सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध। तो HMTA याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के समय में लाया गया था। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमें तो गलत ही ढूंढना है, कौन सा कथन लॉर्ड वेलेजली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नहीं, हमें सही ढूंढना है। तो ये तो गलत हो गया, ये एक सही है। मीडिया पर नियंत्रण के लिए सेंसरशिप, मीडिया पर नियंत्रण के लिए सेंसरशिप लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाया गया था, जिसे वेलेजली के जाने के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ठीक है, तो 2 सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक।
अगला एमसीक्यू देखते हैं। किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार में मदद करने के लिए धर्म प्रचार विभाग का गठन किया गया था? ये गठन किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट में कुछ और बात कही गई थी। क्या क्या? चीन व चाय का व्यापार छोड़ के कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ईसाई मिशनरी समझ लिए। नंबर 3 बात, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा, ये बात कही गई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हमारा उत्तर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेची आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है और बीपीएससी के परीक्षा में ऐसे 10 से 12 प्रश्न आते हैं जिसमें ये नहीं लगा दिया जाता है और उसे हाईलाइट नहीं किया जाता है एग्जामिनेशन में भी। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा और जब भी प्रश्न आए तो पेन से टिक करके ही बनाइएगा ताकि इस तरह की गलती ना हो। चलिए, तो स्ट्रेची आयोग अकाल से संबंधित आयोग है। इसमें क्या बात हुई थी? लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में अकाल से संबंधित समस्याओं के निपटान के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हुआ था। लॉर्ड लीटन के समय में पूरे भारत में भीषण अकाल पड़ा था और उसके बाद स्थिति को सुधारने के लिए किसानों के एक अकाल आयोग का गठन किया गया था जिसका नेतृत्व स्ट्रेची ने किया था, इसीलिए इसे स्ट्रेची आयोग कहा जाता है। इसमें सरकार के द्वारा ये अनुशंसा किया गया था इस आयोग के द्वारा कि किसानों को सरकार के द्वारा मदद दी जाए, सिंचाई की सुविधाएं दी जाए और लोगों को कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों पे भी जोर दिया जाए। और इसी के बाद रेलवे का कार्य भारत में तेज़ी से होने लगा था। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? स्ट्रेची आयोग की अनुशंसा पर अकाल संहिता का निर्माण किया गया था। बिल्कुल सही बात है। और ये अकाल संहिता का जब निर्माण किया गया उस समय वायसराय था रिपन, ये ध्यान में रखिएगा। और जब स्ट्रेची आयोग बना था उस समय था वायसराय लीटन। अब तीसरा देखिए, इसी की अनुशंसा पर अकाल कमिश्नर का पद गठित किया गया था। ये गलत हो गया। ये गलत क्यों है? क्योंकि अकाल कमिश्नर के पद का गठन किया गया था मैकडोनाल्ड आयोग के अनुशंसा पर। और ये आयोग बना किसके समय में था? करजन के समय में बना था। तो यहाँ पे सही नहीं है पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर क्या है? हमारा उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किस आंदोलन के दौरान अपनाए गए थे? तो ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत 4 प्रमुख बातें कही गई थी। पहला स्वदेशी, दूसरा स्वशिक्षा, तीसरा बहिष्कार, चौथा स्वराज। और ये बात कब कही गई थी? 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त होता था? तो महालवाड़ी प्रथा के अंतर्गत ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से राजस्व का बंदोबस्त होता था। महालवाड़ी प्रथा मुख्यतः संयुक्त प्रांत, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के क्षेत्र में लाया गया था। ये क्षेत्र लगभग 30% था। किसके कार्यकाल में लाया गया था? तो विलियम बेंटिक उस समय वायसराय था।
और महलबारी प्रथा लाने वाला कौन था भारत में? तो दो नाम आप लोगों को याद रखना है, मार्टिन बर्ड और दूसरा हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, अगली बार मार्टिन बर्ड पूछ सकता है। और ये किसके साथ होता था? तो गांव के प्रधान के साथ ये किया जाता था, इसीलिए ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। गांव के प्रधान को लंबरदार भी बोला जाता था। ये पूरे गांव से लगान वसूल कर और अंग्रेज़ों को, कंपनी को देता था और इसके बीच में 5% का कमीशन इसे मिलता था। यदि आप लोग पहले से इन सारी बातों को जान रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया है, और यदि नहीं जान रहे हैं तो मेरा सलाह है कि कॉपी पेन लेकर तब MCQ बनाने बैठिए, और जो बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उन बातों को आप लोग नोट करते चलिए, ताकि परीक्षा में रिवीजन करने में आप लोगों को सुविधा हो जाए। आइए अगला MCQ देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। ये तो सही है। पूछ क्या रहा है? सही नहीं है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी को हुआ था। पुरानी किताबों में 5 फरवरी लिखा जाता था, लेकिन हमें 4 फरवरी ही याद रखना है, 1922 को। क्यों? क्योंकि अभी 2022 में जब शताब्दी वर्ष इसका मना है, तो मोदी जी ने 4 फरवरी को ही संबोधित किया था चौरी चौरा कांड को, इसीलिए 4 फरवरी याद रखना है। दूसरा क्या है? गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। बिल्कुल सही बात है, और यहीं पे वो रामचंद्र शुक्ल से मिलते हैं, जहाँ से फिर चंपारण आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। हमें पूछ क्या रहा है? गलत स्टेटमेंट ही पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान यानी 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। इस बीच में गांधी जी को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। अंतिम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में रखा गया था। सही है। और ये गिरफ्तार कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। चलिए अगला MCQ देखते हैं। धार्मिक नियोग्यता अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लाया गया था? धार्मिक नियोग्यता अधिनियम 1950 में लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल था। इस अधिनियम के तहत कह दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन भी करता है तो उसे उसके पैतृक संपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता है, और यदि उसके पैतृक संपत्ति से उसे अलग किया जा रहा है तो सरकार कानून बनाकर उसे उसके पैतृक संपत्ति को दिलवाएगा। यानी कहने की बात यह है कि इस अधिनियम को लाने का मतलब है कि सरकार अब चाह रही है कि व्यापक तौर पे धर्म परिवर्तन किया जाए भारत में, ठीक है। चलिए अगला MCQ देखते हैं। विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैधानिक अनुमति किस वर्ष दी गई? ये 1856 ईस्वी में दी गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये कार्य किया गया था, ठीक है। इस विधवा विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट डलहौजी ने तैयार किया था, और इस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। हरिजनों के मतलब निम्न जाति के लोगों के उद्धार के लिए इस भारतीय हरिजन संघ की, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये आज का हम लोगों का 20 MCQ हो गया।
आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को इसमें से कितना एमसीक्यू पहले से आ रहा था। ठीक है, जो भी आ रहा था वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पहले से ही सारी चीज़ें आ रही होगी। यदि ज़्यादा कठिनाई हो रही है तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा वीडियो बना रखा है, आप लोग उस प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिए ताकि मॉडर्न हिस्ट्री से कोई भी प्रश्न आए तो वो प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट के साथ अगले दिन। धन्यवाद।